हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एफसी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया कि हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी बायोलॉजी विषय के प्रैक्टिस सेट ए को हम सोल्व कर रहे थे। तो हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर सेक्शन ए, जिसके अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, उनको हम सोल्व कर चुके। अब नेक्स्ट जो हम सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ब्रीफली अबाउट सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी के बारे में एक शॉर्ट नोट बताना है कि भाई सेल्फ इनकम्पेबिलिटी क्या होती है। तो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी हम आपको जनरली बता दें, ये प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि लगातार किसी एक ही प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर डिप्रेशन आ जाता है। और डिप्रेशन में क्या होता है कि वो अपने ही पोलन्स को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे उसके अंदर पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो चलो हम इसमें अब लिखकर आपको बता देते हैं। इट इज़ ए डिवाइस, ये क्या एक डिवाइस है। इट इज़ ए डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, जिसमें हम इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म, ये एक दिस इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म जो कि सेल पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। अब जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो उसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल। अब जब इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी नहीं होगा एंड inhibit pollen tube formation. This is about self incompatibility. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन GIFT। GIFT का पूरा नाम हो जाता है गैमेट। इसका एक नंबर में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। अब ये जो टेक्निक है ये यूज की जाती है जिन कपल्स के बच्चे नहीं होते, द कपल्स विच आर इनफर्टाइल, दे यूज दिस टेक्निक स्पेशली इन द केस ऑफ फीमेल्स which cannot reproduce, we can say that जो गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो गैमेट्स तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट जो उनका एंडोमेटीरियम है, उनका जो यूट्रस है, वो सूटेबल है फॉर कंसीव। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, उस फीमेल के अंदर डायरेक्ट उसी के फैलोपियन ट्यूब के अंदर हम गैमेट को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन जो कि उसका स्टेबली उसके बॉडी के अंदर हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम इस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पर किसी डोनर फीमेल से एग्स को कलेक्ट करेंगे, और एग को कलेक्ट करने के बाद जो फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, उसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसके बाद इसके अंदर स्पम्स का इंजेक्शन किया जाएगा, जिससे उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में उनमें जाइगोट बनेगा, एंड देन उसका क्लीवेज स्टार्ट होगा, ब्लास्टुला बनेगा, और वो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस के अंदर। ठीक है, और ये जो फीमेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर एग ही प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट उसका जो यूट्रस है वो स्टेबल है फॉर कंसीव, और कह सकते हैं कि इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल है। हम इसमें लिख सकते हैं an ovum
is collected from a donor फीमेल। डोनर फीमेल से हम एग को, ओवम को कलेक्ट करेंगे एंड इज ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब, और उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंसर्ट करवा दें ऑफ फीमेल that cannot produce ओवम, जो ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर सकती, उसी के फैलोपियन ट्यूब में हम इसको इंजेक्ट करवा देंगे। नेक्स्ट, और अब ये जो फीमेल है ये प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकती है, बट ये एग को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। बट provide suitable environment for implantation ठीक है। तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और उसके अंदर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस भी हो सकता है। बस दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि सिर्फ वो एग को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द मेजर वन हैज़ टू टेक टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग एसटीडीज। तो यू नो एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कहता है कि कोई बंदा एसटीडीज से कैसे बच सकता है। तो हम इसमें कह सकते हैं जैसे कि पहला हम लिख दें कि भाई अननोन या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ है उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा हम कह सकते हैं कि भाई जब भी सेक्सुअल कोइटस चलता है तो उसमें हमें कॉन्डम्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए। एंड थर्ड, यदि हमें कोई डाउट है तो हमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे प्रॉपर क्योर लेना चाहिए। अब हम इसमें लिख सकते हैं टू अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स। कि इस केस में एसटीडीज़ के बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। दूसरा, जब कभी भी सेक्सुअल कोइटस हो तो वहाँ पर कॉन्डम्स का यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस। एंड थर्ड इज़, यदि हमें डाउट है तो उस स्थिति में हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है। इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए टू क्योर, इलाज के लिए। तो ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन अकर्स इन बर्ड्स। तो बर्ड्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो कैसे किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर जो बर्ड्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा ह्यूमन्स से अलग होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो मेल है वो तो होमोगैमेटिक होता है और जो फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक होती है। तो इन केस में इनका थोड़ा प्रोसेस हमसे अलग है, इनमें यूनिक है। तो हम कह सकते हैं इन बर्ड्स द phenomenon of sex
determination is unique, हमसे थोड़ा सा अलग है, इनमें यूनिक है. मेल्स आर होमोगैमेटिक. हमारे केस में तो मेल्स जो हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, और इनके केस में क्या होता है, जो मेल्स हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं. मेल यानी कि ह्यूमन के केस में हम जो मेल्स होते हैं वो एक्स और वाई कैरी करते हैं, और दीज कैरी सेम टाइप ऑफ गैमेट्स लाइक जेड जेड. एंड फीमेल्स हैव या फीमेल्स आर हेट्रोगैमेटिक होती हैं. इसमें हो जाएगा हमारे पास जेड डब्लू, इसमें हो जाएगा जेड डब्लू. और ह्यूमंस के केस में क्या होता है, ह्यूमंस के केस में फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, मीन्स कैरी एक्स एक्स. अब इसमें हम एक क्रॉस के थ्रू आपको समझा देते हैं. क्रॉस बिटवीन फीमेल एंड मेल. तो मेल के लिए कंडीशंस होती है जेड जेड, और फीमेल्स के लिए है जेड डब्लू. जब हम इनके गैमेट्स बनाएंगे तो जेड डब्लू जेड जेड. अब इनका क्रॉस करवा देते हैं, जेड 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 डब्लू और जेड डब्लू. इस केस में हमारे पास दीज आर फीमेल्स एंड दीज आर मेल्स. तो 50-50% पॉसिबिलिटी है मेल और फीमेल होने का. तो दिस इज अबाउट हाउ द सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन बर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन. तो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. तो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्या होता है, ये हमारे पास इवोल्यूशन चैप्टर से लिए गए हैं. तो हम पहले हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, देन उसके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. तो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन है हमारे पास कि भाई किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो उसका एलीलिक फ्रीक्वेंसी है, उसका जो जेनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है वो रिमेन सेम, जो हमेशा सेम रहता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि इस जनरेशन में भी नेक्स्ट जनरेशन में भी. तो हम कह सकते हैं पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2pq इज प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. ये एक के बराबर ही रहता है. यदि इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो वी कैन से दैट इट्स रिजल्ट इज इवोल्यूशन, मीन्स स्पेशिएशन, देयर इज अ न्यू स्पेशियन फॉर्मेशन टेक प्लेस. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका स्टेटमेंट. हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्या कहता है, द एलीलिक फ्रीक्वेंसी in a population will remain constant from generation to generation. इसके लिए एक इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो इक्वेशन भी पूछा जा सकता है आपसे. तो इसका इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वेयर प्लस में 2pq प्लस क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. यदि यहाँ पर 1 का सम चेंज होता है, यदि 1 का सम चेंज होता है, डिस्टर्बेंस आता है, व्हेन एवर डिस्टर्बेंस इट्स रिजल्ट इज इवोल्यूशन, इसका रिजल्ट होगा इवोल्यूशन. तो आपसे एक नंबर में एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इफ़ द सम ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज चेंज या डिस्टर्ब्ड, व्हाट इट्स रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा. तो इसका रिजल्ट होगा हमारे पास इवोल्यूशन. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं. तो इसमें हम कह सकते हैं जीन
माइग्रेशन है, जीन फ्लो है, इसी के साथ म्यूटेशन हो सकता है, जीन फ्लो में एमिग्रेशन और इमिग्रेशन हो सकते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो सकता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, जो इस हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन कॉमेंसलिज्म। तो कॉमेंसलिज्म क्या होता है? तो कॉमेंसलिज्म इज़ ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ये एक टाइप की क्या है? इंटरेक्शन है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि किसी दो स्पीसीज़ के बीच इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीसीज़ को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीसीज़ को ना ही तो बेनिफिट होता है और ना ही कोई हार्म होता है, तो इस टाइप का जो एसोसिएशन है उसको हम बोल देंगे कॉमेंसलिज्म। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा, जैसे कि हम एपीफाइट्स की बात करें। एपीफाइट मीन्स द प्लांट दैट ग्रो ऑन अनदर प्लांट, लाइक ऑर्किड्स विच ग्रोज ऑन मैंगो ट्री, जो कि मैंगो ट्री पर ग्रो करता है। और हम दूसरा एग्जांपल ले लें, जो कैटल इर्गिट्स होते हैं वो ग्रेजिंग कैटल्स के साथ रहते हैं। जैसे वो घास खाने के लिए घास खाते हैं और घास खाने से क्या होता है, उसकी जो जड़ों के में मिट्टी जो होती है वो बाहर निकलती है और उसमें जो भी वॉर्म्स वगैरह होते हैं उनको जो कैटल इर्गिट्स होते हैं वो खा लेते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल हमारे पास सी एनोम का हो सकता है, जो कि जो क्लान फिश होती हैं वो उनके नीचे रहती हैं, अपने आप को प्रेडिटर से बचाती हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉमेंसलिज्म। तो हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। द इंटरेक्शन between two species in which one is benefited and other remains, या फिर हम कह सकते हैं अदर may or may not get any benefit। तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन है वो कहलाएगा कॉमेंसलिज्म। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम 3 एग्जाम्पल यहाँ पर डाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल डाल दो तो भी कोई बात नहीं है, काम चल जाएगा। ऑर्किड्स जो कि एक एपीफाइट है, ग्रो करता है मैंगो ट्री पर, ठीक है। और एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास कैटल इर्गिट का, ग्रेजिंग कैटल्स, और एक एग्जांपल और हो सकता है भाई सी एनोम एंड क्लॉन फिश। तो जो क्लॉन फिश है ये इन सी एनोम के टेंटेकल्स में आकर छुप जाती है। यहाँ पर मान लेते हैं ये सी एनोम है कोई, ये इसके टेंटेकल्स हैं और ये हमारे पास क्लॉन फिश है, तो यहाँ पर अपने आप को हाइड कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि व्हाट इज़ फूड चेन। तो फूड चेन क्या है और फूड वेब क्या है, हम यहीं पर इसको एक समझ लेंगे। दिस वन इज़ फूड चेन और ये फूड वेब के लिए। तो हमारे पास फूड चेन क्या होता है? फूड चेन
हमारे पास एक सीरीज होता है ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म खाया जाता है या खाता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को। तो ये हमारे पास है फूड चेन। और जब हमारे पास विभिन्न टाइप डिफरेंट टाइप की फूड चेन्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाएं तो वो बनाती हैं फूड वेब। क्या बनाएंगी? वो फूड वेब बनाएगी। अब हम बात करें फूड चेन के अंदर, तो फूड चेन के जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो हायर ट्रॉफिक लेवल्स पर जो भी मेंबर हैं, वो अपने केवल छोटे यानी कि स्मॉलर ट्रॉफिक लेवल को ही फीड कर पाते हैं। बट इन केस ऑफ फूड वेब, जो हायर ट्रॉफिक लेवल के मेंबर्स हैं वो फीड करते हैं लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो अपनी फूड चेन हो या चाहे दूसरे की फूड चेन भी हो सकती है। और हम इसमें बता सकते हैं कि यदि हम फूड चेन के अंदर किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को निकाल दें तो हमारी पूरी फूड चेन अफेक्ट हो जाती है। यदि हम फूड चेन के अंदर से किसी ऑर्गेनिज्म को निकालते हैं तो उस चेन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फूड वेब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब हम इसको लिख देते हैं। फर्स्ट इसके डेफिनेशन से शुरू कर देते हैं। फूड चेन इज सीरीज ऑफ organism feeding on another, feeding one या फिर feeding on another, जो दूसरे को खाते हैं। इसमें हम कह सकते हैं इट इज या इट consists the numbers of food chain that are interconnected, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, कनेक्टेड। इसको हम बोलेंगे फूड चेन, इसको बोलेंगे फूड वेब। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं द मेंबर्स ऑफ हायर प्लांट, मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल feeds on the single टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, केवल एक सिंगल टाइप के ऑर्गेनिज्म को खाते हैं ऑफ ट्रॉफिक लेवल। और इसमें क्या है? द मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल फीड्स ऑन other organisms of other food chain, ठीक है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अफेक्ट्स फूड चेन को अफेक्ट करेगा। इसमें हम कह सकते हैं कि हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को वहाँ से निकाल लेंगे तो नॉट अफेक्ट फूड वेब को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, write a note on biological products obtained from transgenic animals. You know what is transgenic animals? So the animals which have ट्रांसफर्ड जीन्स, या हम कह सकते हैं जिनका जीन्स को हमने अल्टर कर दिया हो, चेंज कर दिया हो, इस टाइप के एनिमल्स क्या कहलाएंगे? ट्रांसजेनिक
एनिमल्स कहलाते हैं। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं या कौन कौन से प्रोडक्ट्स को ऑब्टेंड किया गया है ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे, तो हम कह सकते हैं एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास है एक रोजी काऊ है हमारे पास, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ जिसका नाम है दैट इज रोजी, जिसका नाम है रोजी। अब रोजी के अंदर क्या पाया जाता है, जो ह्यूमन दे हैव enrich in human अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन। इसके अंदर ये प्रोटीन पाया जाता है जो कि नॉर्मल काऊ में बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब इस ट्रांसजेनिक काऊ रोजी के अंदर ये 2 से 4 ग्राम पर लीटर पाया जाता है। ये जो अल्फा लैक्टो एल्बुमिन प्रोटीन है, ये ह्यूमन जो बेबीज़ होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके इम्यूनोलॉजिकल कैपेसिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, एक हमारे पास ट्रांसजेनिक सिप है और ट्रांसजेनिक सिप का नाम है ट्रेसी। ट्रांसजेनिक सिप का नाम है ट्रेसी। उससे हमने ह्यूमन प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जिसका नाम है 1 अल्फ़ा या फिर अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन। ठीक है, ये यूज किया जाता है टू क्योर एम्फीसेमा। एम्फीसेमा का मतलब होता है भाई जो एल्वियोली होते हैं ना, उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस साइज ऑफ एल्वियोली का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फीसेमा। और भी हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे कि ट्रेसी ट्रांसजेनिक गोट बनाई है। ट्रांसजेनिक गोट से हमने ब्लड जो हमारा क्लोट डिजोल्व हो जाता है, जो ब्लड क्लोट को डिजोल्व करने का काम करता है, ब्लड क्लोट डिजोल्वर प्रोटीन लिया है। कहाँ से लिया है? ट्रांसजेनिक गोट से लिया है। तो ये कुछ हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑब्टेंड किए गए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स से। आशा है कि ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। इसके अलावा आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।